वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। तो आज हम सेकेंड चैप्टर में मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, स्त्री केसर या आपका जायांग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? परागण पढ़े थे। परागण के पहले क्या पढ़े थे? नर जननांग, ठीक है, पुमंग या पुंकेसर के बारे में। ठीक, उसमें जिस तरह से लघु बीजाणुधानियों ने मिल करके पुंकेसर और परागकण का निर्माण किया था, जो कि किसका प्रतिनिधित्व करता था? नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें मादा जनन अंग या जायांग या स्त्री केसर या गायनोसियम या पिस्टिल, ठीक है, या कार्पेल, अंडप। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पे स्थित होता है मादा जनन अंग, कहाँ पे स्थित होता है? फ्लावर में। अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, किसका? प्लांट का कौन सा भाग होता है फ्लावर? हाँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना। जननीय भाग होता है। कौन सा भाग होता है आपका? जननीय भाग। और अगर हम पुष्प की थोड़ा से यहाँ पे चर्चा कर लें तो एक कंप्लीट पुष्प के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें 4 पार्ट्स होने जरूरी होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम एंड गायनोसियम। ठीक है, क्या है? बाह्यदल, दलपुंज। कैलिक्स क्या होता है? बाह्यदल होता है। दलपुंज क्या होता है? और सॉरी, कोरोला क्या होता है? हाँ, दलपुंज होता है। बाह्यदल, दलपुंज। उसके बाद एंड्रोशियम होता है, जिसको हम पुंकेसर भी कहते हैं, पुमड़ भी कहते हैं, पॉलन सैक या परागकण, और गायनोसियम स्त्री केसर। अगर हम यहाँ पे अगर एक फिगर भी बना के देखें, यहाँ पे, ठीक, ये क्या होता है? ये जो होता है आपका बाह्यदल होता है, और ये जो पंखुड़ी होती है दलपुंज होती है। और यहीं पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे थोड़े से फूल के फिर पतले हो जाते हैं, ठीक है, और यहीं से आपके क्या निकले होते हैं। अब ये 4 चीजें जो इसमें दिख रही हैं, ये जरूरी है। अगर किसी भी पुष्प को हम कंप्लीट कहेंगे पूर्ण पुष्प है, क्या है? पूर्ण पुष्प है, तो क्या कहेंगे पूर्ण पुष्प के लिए भैया? ये बाह्यदल होगा उसका, फिर दलपुंज होगा, फिर क्या होगा? एंड्रोशियम होगा, गायनोसियम होगा। यहाँ पे क्या होते हैं इसमें? यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, नर जनन अंग, ठीक है। मादा जनन अंग कहाँ होते हैं? मादा जनन अंग ये है, यहाँ पे स्थित होते हैं अंडाशय में, ठीक है। अंडाशय जो होता है, अंडाशय में बीजांड होते हैं, ठीक है, ओवम होता है, ठीक। ये चीज आपको देखिए, ये जो फिगर है इसमें और इसमें कुछ समानताएं दिख रही, कुछ मतलब कि सिमिलरिटीज दिख रही कि कुछ ऑर्गन जो है मिल रहे होंगे। अगर हिंदी यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैलिक्स क्या होता है? बाह्यदल, दलपुंज और पुंकेसर, स्त्री केसर, ठीक है। 4 भाग होते हैं। ये क्या होते हैं? यही इंपॉर्टेंट भाग इसके होते हैं। बिना इनके कोई भी काम इनका मतलब रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकता। ये एक तरह से समझिए कि पूर्ण नहीं होते, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम फिगर पे इसको मिटा दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं याद रखने के लिए। कभी कभी पूछ लेते हैं, फिगर बना के उसमें पूछ लेते हैं कि ये कौन सा भाग है, उसको नॉमिनेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्या है? अंडाशय की संरचना है। अंडाशय को या स्त्री केसर की संरचना है। इसको स्टडी के माध्यम मतलब कि समझने के लिए अच्छे से 3 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। कौन कौन सा है आपका? है ये
स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? हाँ, वर्तिकाग्र जिसको आप कहते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का काम क्या होता है? और ये क्या होती है? वर्तिका। और ये क्या होती है? अंडाशय। ठीक है, अभी ये फिगर आपको नहीं देखना है, अभी केवल इसी पे हम फोकस करते हैं, ये फिगर जो है आपका। ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा पे एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जब इनकी कौन सी कंडीशन होती है? फर्टिलाइजेशन की, रिप्रोडक्शन की कंडीशन होती है, जनन की। तो यहाँ पे क्या आते हैं? एक तरह से समझिए कि मंच है, स्टेज है किसका? पुंकेसर का, पॉलन ग्रेन का, परागकण का। परागकण इसी पे आते हैं। और अंडाशय और वर्तिका को जो जोड़ता है, एक पाइपनुमा संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और लास्ट जो है एकदम जरूरी पार्ट, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, वो आपका अंडाशय होता है। ठीक है, ओवरी होती है। और अंडाशय में क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। और ये जो नीचे का भाग है, इसे थैलेमस कहते हैं, पुष्पासन। ठीक है, क्या कहते हैं? पुष्पासन। अब ये फिगर थोड़ा यहाँ पे हम ले आके दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। समझने के लिए ये जो फिगर है, ये इसकी काट है, मतलब कि जो इसकी अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, इसमें क्या है? ये जो है ये ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। और ये जो होता है, ये सिचुएशन, ये कंडीशन जो होती है, प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा की बात करें तो अपरा। अब मन में सवाल होगा, अपरा किसे कहते हैं? 11th की क्लास में आपने पढ़ा हुआ था अपरा के बारे में, प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी साथ साथ समझते चला करिए। जिसकी इंग्लिश ना, मतलब जो कभी कभी मान लीजिए हिंदी लिखे, हम इंग्लिश नहीं लिखे हैं, तो उसको आप पूछ भी सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं तो कुछ चीजें आपको तो समझ में आती हैं, लेकिन कुछ आप पढ़े रहते हो, हिंदी में दे दिया रहता है, वहां तो नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन में। कभी कभी जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ साथ पढ़ती चली। बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनको जरूरी हिंदी इंग्लिश में पढ़ना। अब जैसे कभी पूछ सकते हैं अपरा, अपरा क्या होता है? अपरा तो पता लगेगा, अपरा समझ ही ना पाओ क्या होता है ना? ये अपरा, तो अपरा में ही बच्चा रहता है, जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो अपरा में ही रहता है। ठीक है, जैसे कि मनुष्यों में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं पैदा होने से पहले, ठीक है, बर्थ से पहले वो किस में रहते हैं? पेट में रहते हैं। लेकिन पेट में किस में रहते हैं? प्लेसेंटा में रहते हैं। उस प्लेसेंटा के सहारे क्या होते हैं? वो अपना पोषण प्रदान लेते रहते हैं। कभी आपने गाय वगैरह, गाय भैंस को बच्चा देते हुए देखा होगा, तो एक पॉलीथीन नुमा संरचना निकलती है पैदा होने के बाद, है ना? वही अपरा होती है, जिसमें पानी भरा होता है। पानी क्यों भरा होता है? तरल पदार्थ इसलिए भरा होता है कि जिससे कभी भी कोई बाहरी आघात अगर लगे तो वो बच्चे तक ना जाए, बेबी तक ना जाए। ठीक है, तो अपरा यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्तिका क्या होती है? ओवरी को और स्टिग्मा को मिलाने वाली एक संरचना होती, पतली सी, वो क्या कहलाती है? ओवरी कहलाती है, और सॉरी वर्तिका कहलाती है। वर्तिका के माध्यम से ही जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? अंडाशय तक पहुंचते हैं, कैसे? जर्मिनेट होके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जायांग जो होता है प्रायः एक अंडक होता है। ठीक है, क्या होता है? एक अंडक होता है। लेकिन कुछ पौधों के पुष्पों में जननांग के अवयव जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक से ज्यादा अंडक होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन संयुक्त रूप से ऐसे लगता है कि जैसे एक ही है। ठीक है,
तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त अंडपी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अंडपी कहते हैं। सिनकार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनकार्पस। जब एक से अधिक अंडक एक ही पुष्प में संयुक्त रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सिनकार्पस या संयुक्त अंडपी या बहुअंडपी। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अनेक अंडकों के उपस्थित होने पर भी अंडाशय एक ही प्रतीक होता है। ठीक है, तो क्या होते हैं? यही होते हैं सिनकार्पस, संयुक्त अंडपी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अंडाशय के भीतर अनेक छोटी छोटी गोलीनुमा संरचनाएं होती हैं। अंडाशय के भीतर छोटी छोटी क्या होती हैं? गोलीनुमा संरचनाएं होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड, ओव्यूल। ठीक है, OVULE, ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, ये बीजांड जो है क्या कहते हैं? बीजांडासन पे क्या होते हैं? लगे होते हैं। जो प्लेसेंटा होता है उसे क्या कहते हैं? बीजांडासन कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा। प्रत्येक बीजांड एक विशेष प्रकार की गुरु बीजाणुधानी कहलाता है। प्रत्येक बीजांड इसमें जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है? गुरु बीजाणुधानी कहलाता है। ध्यान देना। गुरु बीजाणु कहलाता है। ठीक है, हाँ, गुरु बीजाणुधानी कहलाता है। जैसे बीजांड है, बीजाणु को क्या कहते हैं? ओव्यूल। और प्रत्येक बीजांड जो किस पे रहता है? प्लेसेंटा पे रहता है, बीजांडासन पे रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बीजांड की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या आपका हो जाएगा मेगास्पोरेंजियम। यहां पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अब यहां तो समझ गया ना बीजांड कहां पाए जा रहे हैं? ये देखिए किनारे किनारे लगे होते हैं ना, यही बीजांड है जो इसमें है, इसी बीच में पाया जा रहा है। और इसी का फिगर हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ये ठीक। इसमें कितने अंडाशय हैं? 5। कितने ये कितना अंडपी है? 5 अंडपी। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 अंडपी है। ठीक है, आइए देखते हैं बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना में देखें अगर, तो बीजांड कैसे बना होता है? बीजांड जो है आपका एक गोलाकार संरचना है। ठीक है, राउंडेड स्ट्रक्चर है जो निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज कहाँ से बनता है? बीजांड से ही बीज बनता है। ठीक है, प्रत्येक बीजांड एक पतले वृंत की सहायता से क्या होता है? बीजांडासन से जुड़ा हुआ होता है। थोड़ा सा फिगर बना दें तब बताएं आपको। हाँ, तो यहाँ बीजांड की हम बात कर रहे थे, बीजांड की संरचना की बात कर रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ आपका था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पहले तो यहाँ पे जो इसके नेम है उसको हम देखते हैं, जो नाम है। ठीक, ये यहाँ पे लिख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चलैजा, इसको हम निभाग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। लिखना हो तो लिख लीजिए हिंदी में। ये जो है माइक्रोपाइल, जो बीजांड द्वार होता है उसके ठीक विपरीत होता है। ये जो माइक्रोपाइल है ना, बीजांड द्वार, इसके ठीक विपरीत होता है। ठीक है, उसके बाद है न्यूशिलस। न्यूशिलस क्या होता है? ऊतकों का समूह होता है। यहाँ पे देखिए सघन है ना, यहाँ पे कुछ क्या है? सघन है, वो ऊतक बन गई है। तो ऊतकों का समूह होता है, ऊतक होते हैं। ठीक है, जो न्यूशिलस कहलाते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंट्स। ये होते हैं आवरण जिसको कहते हैं,
बाह्य अध्यावरण या अंत अध्यावरण। बाह्य में ये है ये, और अंत में यहाँ पे है, ठीक है। तो बाह्य अंत अध्यावरण और अंत अध्यावरण, तो ध्यान देना किसी किसी में दो पाए जाते हैं, किसी किसी में दो अध्यावरण पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइटैगमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइटैगमिक कहते हैं। अगर बात हम करें तो प्रत्येक बीजांड दो आवरणों के द्वारा घिरा होता है, जिन्हें हम बाह्य अध्यावरण तथा अंत अध्यावरण कहते हैं। दो आवरणों से घिरे बीजांड क्या होते हैं, यहां पे लिख सकते हो। अगर हम बात करें, या कभी कभी पूछ भी लेते हैं, दो आवरणों से घिरे बीजांड को क्या कहते हैं, बीजांड को बाइटैगमिक कहते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों भी वही है, उसकी बाइटैगमिक होती, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक आवरण से घिरा होगा, जब बीजांड एक आवरण से घिरा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिटैगमिक। क्या कहेंगे, यूनिटैगमिक, ठीक है। उसके बाद है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। ध्यान देना, पोष नहीं, ठीक है, भ्रूण कोश। मतलब कि जो भ्रूण होता है, जो बीजांड होते हैं, बीजांड को कौन पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है, भ्रूण कोश देता है। कौन देता है, भ्रूण कोश। अगर यहाँ बात करें बीजांड काय के भीतर स्थित परिपक्व, बीजांड काय के भीतर स्थित परिपक्व संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। ये किनारे किनारे क्या आपका बीजांड काय, और ये क्या है, भ्रूण कोश है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और भ्रूण कोश जो होता है वही मादा युग्मकोद्भिद होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। वास्तव में अगर हम भ्रूण कोश की बात करें तो क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, युग्मकोद्भिद। ध्यान देना, इसके पहले की क्लास में जब हम परागकण के बारे में पढ़ रहे थे, वहां युग्मकोद्भिद आया था ना। युग्मकोद्भिद मतलब युग्मक की रचना, युग्मक का उत्पन्न होना। कहां से उत्पन्न हो रहा, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मोद्भिद, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, जिसका निर्माण कहाँ होता है, गुरु बीजाणु के द्वारा होता है, मेगास्पोर के द्वारा होता है। किसका, भ्रूण कोश का निर्माण कहां से होता है, मेगास्पोर के द्वारा होता है, ठीक है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार के शीर्ष की ओर स्थित 3 कोशिकाओं का समूह होता है। बीजांड द्वार होता है, 3 कोशिकाओं का समूह यहाँ, जो एंटीपोडल होती, जो एकदम ऊपर की तरफ जाती। ध्यान देना, ये इसीलिए इसको भी हम बना दिए, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एंटीपोडल कहते हैं। एंटीपोडल जो एकदम ऊपर की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। जिसको हम एग सेल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एग सेल यहाँ लिखा गया ना, अंड कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी में प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, एंटीपोडल जो होती हैं, जो 3 कोशिकाओं में पाया जाता है, यही होती हैं एंटीपोडल, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, जो किसके एकदम शीर्ष होती हैं, माइक्रोपाइल के, बीजांड द्वार के ऊपर, ये यहाँ पे, ठीक है, ये। और ये माइक्रोपाइलर पोल यहाँ पे होता है, बीजांड द्वार होता है। ये क्या होता है, बीजांड द्वार। ये जो बीज की संरचना, एम्ब्रियो सैक की संरचना, उसको हम यहाँ पे बना दिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आवरणों का बीजांड काय के साथ जुड़ने वाला स्थान जो है वो निभाग कहलाता है। क्या, आवरणों का बीजांड काय के स्थान पर जो बीजांड काय होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, ये जो होता है, जो ऊतक का समूह होता है, इसको और इसके जो जुड़े होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं, चलेजा कहते हैं, या फिर बीजांड द्वार, या फिर विपरीत बीजांड द्वार, विपरीत स्थिति बिंदु। बीजांड द्वार ये होता है, इसके विपरीत स्थिति बिंदु ये है, चलेजा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु बीजाणु
अब आते हैं बीजांड के प्रकार पे। हालांकि ये बीजांड द्वार हो गया, ठीक है, ये आपका भ्रूण कोश हो गया। यहाँ पे देखिए ये चीजें अभी आपको नहीं समझ में आएंगी, जब हम आगे की बातें आपको बताएंगे, जहाँ पे डेवलपमेंट होगा, गुरु बीजाणु जनन होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, तब ये समझ में आएगा ये एंटीपोडल सेल कहाँ से आए हैं, सिनर्जिड सेल्स कहाँ से, इसको हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं, ये प्रतिध्रुवी कोशिकाएं हैं, ये सेंट्रल सेल जो होता है बीच का जो होता है, ध्यान देना यहाँ, ये जो बीच का यहाँ पे सेल पाई जाती है, ठीक है, और जो एग सेल पाई जाती है। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेल भी होती है, द्वितीयक कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, ये 2 कोशिकाएं, जैसे कि 8 कोशिकाएं सब बनती हैं, लास्ट में जब एकदम कंप्लीट होने को रहता है तो वहां पे 3 कोशिकाएं ऊपर चली जाती है जो एंटीपोडल होती है, और 3 कोशिकाएं नीचे चली आती हैं, माइक्रोपाइल और सॉरी सिनर्जिड्स जो होती है, सहायक कोशिकाएं। बाकी 2 कोशिकाएं बीच में आके जुड़ जाती हैं, ध्यान देना, जुड़ जाती हैं, ठीक है, एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, और लास्ट में 8 केंद्रक बनता है और 7 कोशिकाएं बनती है। 7 के बाकी 8 तो बनेगा। ये चीजें लेकिन आपको अभी बाद में समझ में आएगी जब हम बीजाणु जनन पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें ये तो समझ गए होंगे, ठीक है। वैस्कुलर बंडल, हाँ एक चीज नहीं बताया आपको, वैस्कुलर बंडल, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक का क्या काम होता है, लेके जाना आना ना, परिवहन का काम होता है। तो सेम काम यहाँ पे ये भी वही होता है वैस्कुलर बंडल का, ठीक है। ये देखिए ब्लू रंग से दिखाया ना, ये क्या करता है, ये पोषण देता है ले जाके कहा, अंदर बीजांड में, ठीक है, बीजांड में क्या करता है, पोषण देता है, और ये किससे जुड़ा होता है, वृंत से, ठीक है, जो पुष्प वृंत होता है उसी से जुड़ा होता है। और एक बात यहाँ बताएं, हाइलम, नाभि जिसको कहते हैं, ठीक है। अगर हाइलम की बात करें तो बीजांड को और बीजांड वृंत को जोड़ने की जो संरचना होती है वही नाभि होती है, वही हाइलम होती है। अगर हम बात करें किसी चीज को जोड़ना है, जैसे सपोज दैट ये 2 अंगुली हमारी हैं, इसको हमें जोड़ना है, तो एक किसी बीच में ही कुछ लगा दे, कोई चिपकाने वाला पदार्थ लगा दे, चिपक जाए ना, तो क्या होगा, किससे चिपका हुआ है, किसी चीज से, जो भी हो, गोंद, फेविक्विक, कुछ भी लगा दे। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी होती है, इन दोनों को जो जोड़ता है, बीजांड को और बीजांड वृंत को, वही क्या होता है, हाइलम होता है, नाभि होती है, ठीक है। और ये बीजांड द्वार होता है, जहां से क्या जाता है, परागकण जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आवरण नहीं होता, जहां पे अध्यावरणीय आवरण नहीं पाया जाता, वहीं पे एक छोटा सा छिद्र होता है जो क्या होता है, बीजांड द्वार होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो वही भ्रूण पोष को ही हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। भ्रूण पोष में एंटीपोडल सेल है ऊपर, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं, लिख लीजिए, प्रतिध्रुवी कोशिका, और ये सिनर्जिड सेल जो होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती, पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, ध्रुवी केंद्र, क्या कहते हैं इनको, ध्रुवी केंद्र कहते हैं। सेंट्रल सेल यहाँ पे होता है एग सेल, अंड कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, यहाँ पे अंड कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक। तो आगे हम चलते हैं, ये माइक्रोपाइलर पोल होता है जो बीजांड द्वार का छिद्र यहीं पे पाया जाता है, उसी को दिखाया गया है। आगे हम चलते हैं बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, और ध्यान ही देना, ये जो संरचनाएं हैं ये सब क्या है, कोशिकाएं हैं, और यहाँ पे कोशिकाएं जहाँ सघन हुई वहां ऊतक का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। आगे फिर बीजांड के प्रकार के बारे में बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बीजांड 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ध्यान देना, ये जो बना है बीजांड आपका, ये आपका है एनाट्रोपस, ये बीजांड जो है इसको हम मिटाएंगे नहीं, ये एनाट्रोपस टाइप का बीजांड है, और 80% प्लांट में इस तरह के बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है, एनाट्रोपस। तो हम सबकी बात करते हैं, सबसे पहले हम सबका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, कौन कौन सा है। आपका आर्थोट्रोपस, ठीक है, आर्थोट्रोपस, जिसको हम कहते हैं रिजु,
क्या कहते हैं, रिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, आर्थोट्रोपस जो होता है आपका, इसमें देखिए सीधे होते हैं इस तरह से, एकदम ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम समझाते चल रहे हैं, समझिएगा। ये आपका क्या है, आर्थोट्रोपस है। क्या है, आर्थोट्रोपस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो बीजांड वृंत होता है, बीजांड द्वार तथा भ्रूण कोश, तीनों कैसे होते हैं, एक ही रेंज में होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं। जैसे ये देखिए सीधा एकदम पाया जा रहा है ना, बीजांड वृंत यहाँ है, बीजांड द्वार यहाँ है और भ्रूण कोश यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका आर्थोट्रोपस हुआ। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो पान, काली मिर्च, यहां पे लिख लीजिए उदाहरण, पान, काली मिर्च। ठीक है, और आपका है पॉलीगोनम। ठीक, पॉलीगोनम। ठीक है, सेकंड है आपका ये देखिए एनाट्रोपस। ठीक है, कौन सा है, एनाट्रोपस कंडीशन। एनाट्रोपस में क्या होता है, बीजांड वृंत में अत्यधिक वृद्धि के कारण बीजांड द्वार बीजांडासन, ठीक है, और बीजांड के समीप आ जाता है। मतलब ये जो वृंत ज्यादा होता है ना, तो इसके समीप में आ जाता है ना। देखिए सट गया है कि नहीं सट गया है, ये किस तरह का है, अगर इसका हम फिगर इस तरह से देखें, सिंपल फॉर्म में, ठीक, इस तरह से। ठीक है, ये एनाट्रोपस कंडीशन का है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका है चना मटर सेम। ठीक, सेकंड है आपका, ये फर्स्ट था, फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर, एनाट्रोपस, चना मटर गुल मेहंदी। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आपका है वो है आपका हेमीट्रोपस। क्या है, हेमीट्रोपस। इसका हेमीट्रोपस, इसकी जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, यहां पे हम देखते हैं सबसे अलग है। एक सेकेंड, थ्री नंबर है हेमीट्रोपस। ठीक है, कौन सा है, हेमीट्रोपस। तो हेमीट्रोपस की अगर हम बात करें तो हेमीट्रोपस जो है आपका ये क्षैतिज रेखा में होता है। ठीक है, बीजांड वृंत बीजांड के मध्य में एक समकोण बनता है। ठीक है, बीजांड वृंत और बीजांड के मध्य में क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो होगा आपका रेननकुलस। क्या है, रेननकुलस। मतलब रेननकुलेसी फैमिली जो होती है, फैमिली में जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, सब इसमें आते हैं। उसके बाद 4 नंबर है आपका कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस की जो संरचना होगी थोड़ी अजीब होगी, यहां पे हम बना दे रहे हैं। ठीक है,
इस तरह की संरचना होगी 4 नंबर। कैम्पाइलोट्रैपस, कैम्पाइलोट्रैपस होता है, वक्र भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वक्र। इसकी जो संरचना होती है, इसमें बीजांड कुछ इस तरह से होते हैं, इस प्रकार से मुड़े होते हैं कि बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड द्वार और निभाग, ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। निभाग और जिसको चलाइजा कहते हैं, वहां पे चलाइजा देखे थे ना, चलाइजा और बीजांड द्वार, मतलब कि चलाइजा कहाँ होगा, बीजांड द्वार के शीर्ष एकदम ऊपर, तो यहाँ पे होगा इस जगह, ठीक है, यहाँ पे। तो दोनों क्या होते हैं, एक शीट में होते हैं। और इसका उदाहरण क्या होगा, लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब दालीय फसलें, कौन सी फसलें, दालीय फसलें। उसके बाद 5वां नंबर आपका, इसको हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं, तो आपका ये जो है थोड़ा सा एनोट्रोपस की तरह ही लगता है, ध्यान देना, एनोट्रोपस की तरह लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बस बनावट उसकी थोड़ी सी वैसे लगती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना दे रहे हैं, आपका 5 नंबर है। ये बीजांड वृंत है, ठीक है, जो नीचे की तरफ गया है। और ये क्या है, उसका द्वार है, माइक्रोपाइलर है। ये क्या है, बीजांड द्वार है, बीजांड वृंत है, ठीक है। तो ये क्या है आपका 5वां नंबर जो है आपका है एम्फीट्रोपस। क्या है, एम्फीट्रोपस। यहाँ पे 5 नंबर डाल दे रहे हैं, एम्फीट्रोपस है। तो एम्फीट्रोपस जो है आपका, यह इसमें जो है, जो आपका कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड तुलना में अधिक मुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये अधिक मुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें राउंडिंग जो है बहुत ज्यादा है। जिसमें भ्रूणपोष जो है किसकी तरह लगते हैं, घोड़े के नाल की तरह। जो भ्रूणपोष होता है ना, घोड़े की नाल तो ऐसी होती है ना, घोड़े का नाल जो है ऐसे होता है ना, एकदम ऐसे ही लग रहा है। भ्रूणपोष कैसा लग रहा है, घोड़े की नाल की तरफ लगता है। और जो इसका एग्जाम्पल है, लेमना पोस्ता और आपका गुलबास है। क्या है, हिंदी में लिख दे रहे हैं, लेमना पोस्ता तथा गुलबास है, ठीक है। और जो लास्ट आपका बच रहा है, लास्ट नंबर मतलब कि 6 नंबर है, ये सर्सिनोट्रोपस है। क्या है, सर्सिनोट्रोपस। इसकी थोड़ी विचित्र कंडीशन है, यहाँ पे देखते हैं। इसका जो वृंत होता है काफी लंबा होता है और 2 बार, एक बार मुड़ के फिर सीधा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6 नंबर है सर्सिनोट्रोपस। क्या है, सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ठीक है, सर्सिनोट्रोपस। ये इसका हम फिगर बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं, वृंत जो है मुड़ गया है, यहां तक तो गया लेकिन मुड़ गया, ठीक है। इसके यहाँ पे बात करें तो ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, इस तरह से वृंत जो है इसका। ये देख रहे हैं कि गया तो है एक बार सीधा, लेकिन फिर क्या हुआ है, मुड़ गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है
बीजांड एक बार उल्टा होने के पश्चात पुनः घूमकर सीधा हो जाता है। बीजांड जो है एक बार सीधा तो हुआ लेकिन फिर पुनः घूम के वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। और बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा होकर सब और बीजांड के आसपास घूम जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है आपका है नागफनी तथा कैक्टस। क्या है? नागफनी और कैक्टस, ठीक है। तो हमें 6 टाइप जो था वो पढ़ चुके हैं। पहला था आर्थोट्रोपस, सेकंड था आपका एनाट्रोपस, थर्ड है हेमिट्रोपस, फोर्थ है कैम्पाइलोट्रोपस, 5 है एम्फीट्रोपस और 6 है सर्सिनोट्रोपस, ठीक है। 6 प्रकार के बीजांड के बारे में पढ़ लिए और उसका एग्जाम्पल भी जान चुके हैं, संरचनाएं भी हमने बना दी छाओं की। तो इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो ना समझ में आए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आए, फिर से बता दीजिए। तो आपको हम तुरंत वहां पे रिप्लाई देके आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने हमको वो बीजांड का परिवर्धन तथा बीजाणु जनन पढ़ना है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड मेगा स्पोरेंजियम, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, बीजाणु जनन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। या गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ना है, जहां से हमें मादा युग्मक की प्राप्ति होगी, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू।